कब्रिस्तान में प्रवेश करते हुए एंड्रियास उसने कहा कि वह जेनी के घर से आया है और वह युवक उसका तीसरा पोता था। लड़के ने पूछा, क्या आप फूल लाए हैं? जवाब मिला, मेरे पास 10 नीले आइरिस है। आसमान में 2 चांद चमक रहे थे। कब्र खोदने वाले को पास ही खड़ा होना चाहिए। ताबूत ने अपने भीतर दर्द होने की शिकायत की। लड़के ने अपनी जांघों पर ध्यान दिया। वह वादे के अनुसार समय पर पहुंचा था। ताबूत में रात की लाश रखी थी। कब्र खोदने वाले ने लड़के से कहा, इसे उठाओ और लोड करने के तुरंत बाद छोड़ दो। लाश को अपने सूटकेस में रख लिया एंड्रियस ने। उसे एहसास हुआ कि अब जाने का समय आ गया है, इससे पहले कि बहुत अंधेरा हो जाए। उसने कब्र के पत्थर पर लिखा नाम देखा। वह जाना पहचाना लग रहा था। ओरा मास्टर निकोल। वह दशकों तक तलवारबाजी के मार्ग का अध्ययन करने के लिए समर्पित था। आखिरकार वह एक ओरा मास्टर बन गया, लेकिन बुढ़ापे में उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि कोई नहीं जानता था कि निकोल वास्तव में एक ओरा मास्टर था। एंड्रियस ने सोचा, अगर मैं निकोल के शरीर को डेथ नाइट भी बना दूं, तो भी मैं उसे हरा नहीं पाऊंगा। लेकिन विकास के बाद सब कुछ बदल जाएगा, इसलिए उसे निश्चित रूप से एक अच्छे कौशल वाले शरीर की जरूरत थी। तीसरा चांद आसमान में उगाया। एंड्रियास क्रॉमवेल ने अंडरटेकर की ओर देखा और कहा, मुझे एक और शरीर चाहिए। लेकिन सर पीएमएन ने इनकार कर दिया। आदमी ने कहा कि लड़के ने तो यह भी नहीं कहा। कार और अनुमति? वह ऐसा नहीं कर सकता इसके बिना कुछ भी। एंड्रियास क्रॉमवेल ने अंडरटेकर को एक अंगूठी भेंट की। उस पर गिनती मुहर के साथ नक्काशी की गई थी। आदमी ने कहा, अगर तुम इसे बेच दो तो अमीर बन सकते हो। मेरे पास बस यही एक अंगूठी है, लेकिन यह प्राचीन और बहुत मूल्यवान है। मैं तुम्हारे लिए एक और बना सकता हूं। एंड्रियास क्रॉमवेल ने उसे आश्वासन दिया कि वह इस बारे में अपने शिक्षक से कुछ नहीं कहेगा। उसने अंगूठी अंडरटेकर के हाथ में रख दी। पीएमएन ने सोचा, भले ही यह एक गिरे हुए परिवार की अंगूठी थी, फिर भी इसका महान मूल्य है। आखिरकार वह सहमत हो गया। अब बस यह तय करना बाकी था कि कौन सा निकाय उपयोग किया जाएगा। पोने ने कहा, खुदाई करना इतना आसान नहीं है। हमारे नायक ने सोचा कि भविष्य अब धीरे धीरे आकार ले रहा था। जब मैं लौटूंगा तो सबसे पहले नेक्रोमैंसी मृत संवर्धन कला का प्रशिक्षण शुरू होगा। शरीर पूरी तरह से उपयोग करने योग्य है, लेकिन हमें अभी अभिकर्म को रिएक्टेंस का ध्यान रखना होगा। जबकि वह चला गया था, यह सुनिश्चित था कि उसने इसे साफ करना नहीं भूला होगा। जब लड़का वापस आया तो उसे पहले से ही बहुत काम करना था। एंड्रियास क्रॉमवेल ने खुद को पहले से बेहतर स्थिति में पाया। उसका शरीर पहले से ही शुद्ध और तैयार हो रहा था। सहज रूप से उसने निर्णय लिया, मुझे इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा और प्रशिक्षण शुरू करना होगा। अब वह निकोल के शरीर का उपयोग करने में सक्षम होगा। वर्तमान कौशल संभवतः एक साधारण कंकाल तक ही सीमित था। एंड्रियस क्रॉमवेल को एहसास हुआ कि वह विकासात्मक विशेषताओं के साथ अपने कौशल को बढ़ा सकता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह कैसे काम करता है, क्योंकि उसने पहले कभी इसका उपयोग नहीं किया था। उसके पास कोई पैसा भी नहीं था, इसलिए वह अन्य शवों पर अभ्यास करने में असमर्थ था। उसने खुद से पूछा, कितना समय बचा है? प्रतीक्षा। महिला पिशाच ने उसे याद दिलाया कि वह उसे मारने नहीं जा रही थी। तो फिर वह उसे जाने क्यों नहीं दे सकती? क्या वह सच में यही चाहती है? क्या शेष जीवन के लिए हिरन हारून लड़का बनकर रहेगा? एंड्रियास क्रॉमवेल ने पिंजरे में कैद महिला पिशाच को देखा। वह प्रतीक्षा कर रही थी और उससे बात करने में बहुत समय लगा। लड़के ने अपना मन बना लिया। हमारा हीरो हैरान था कि कैरन उसे कैसे पकड़ पाई, लेकिन जैसे ही उसने एक किताब पढ़ी, सब कुछ स्पष्ट हो गया। महिला सोच रही थी, वह मेरी ओर क्यों देख रहा है और वह अभी भी चुप क्यों है? संदेह होने पर उसने उसे जल्दी करने की सलाह दी। अन्यथा भले ही वह उसे बाहर जाने दे, फिर भी उसे नष्ट कर दिया जाएगा। एंड्रियस क्रॉमवेल ने कहा कि वह उसे रिहा कर देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब क्या कैरन की सेवा करना चाहती है पिशाच महिला? उसने कहा कि वह अपनी बेड़ियां हटाना चाहती है। उस मामले में आदमी ने कहा, अगर तुम अपने परिवार के नाम की कसम खाकर कहो कि तुम मुझे नष्ट नहीं करोगी, तभी मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। एंड्रियस क्रॉमवेल ने सोचा और अपनी पुस्तक की विषय वस्तु पर प्रतिक्रिया दी। सच है, जब एक पिशाच अपने नाम की कसम खाता है तो उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। महिला ने कसम खाकर कहा कि वह अपना वादा तोड़ देगी। उस युवक का नाम लूसीफर था। उसे आश्चर्य हुआ, क्या यह वास्तव में इतना आसान था? सिस्टम रिपोर्ट, एंड्रियास क्रॉमवेल ने शर्त पूरी कर ली है। एक विकासवादी सक्षम नमूना एंजल एंजेला लूसीफर 55% पर पाया गया है। विकास की संभावना को देखकर एंड्रियास क्रॉमवेल ने सोचा कि वह इसका उपयोग कर सकता है। विकास केवल बुलाए जाने से कहीं अधिक है। जीवों में आनुवंशिक विविधताएं होती है, लेकिन शायद यह एक परीक्षण का अवसर था। निकोल पर इसका उपयोग करने से पहले कौशल की आवश्यकता थी, भले ही कुछ ऐसा हुआ जो उसके नियंत्रण में न हो। समस्या,
एंड्रियास क्रॉमवेल ने एक महिला पिशाच पर विकास विशेषता का उपयोग करने के लिए सहमति दी। एंजेला लूसिफर कांपने लगी और थूकते हुए चिल्लाई, तुमने क्या किया एंड्रियास? एंड्रियास क्रॉमवेल भी उतना ही भयभीत था कि यह सब क्या हो रहा था। उसने समझाने की कोशिश की कि उसके साथ क्या हुआ। पिशाच ने खुद को संभाला और उठ खड़ी हुई। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि वह सफल हो गया था। मैंने कुछ नया सीख लिया। हमारे नायक को अपनी विशेषता के बारे में एक नई समझ मिली। क्या मैं ऐसे जीवों का विकास कर सकता हूं? क्या ये केवल मेरी बुलाहट से उत्पन्न हुए हैं? अगर ऐसा था तो वह निश्चित रूप से अपना खुद का विकास कर सकता था ताकि इसे बुलाना सुरक्षित हो। निकोल के युवा शरीर को अनुष्ठान के लिए तैयार किया गया। चित्रलेख के साथ मानव शरीर को आवश्यक विधियों के अनुसार अनुष्ठान में आगे बढ़ाया गया। क्रिएट, ड्राइव, क्राई क्रियाएं सक्रिय थी। एंड्रियास क्रोमवेल ने बुनियादी विधियों का उपयोग करके कंकाल को बुलाया। नेक्रोमेंसी के प्रभाव में आदमी आश्चर्यचकित नहीं था। किसी को बुलाने के लिए आवश्यक मानसिक ऊर्जा खर्च हुई। कंकाल का आह्वान किया गया। सफलतापूर्वक कंकाल प्रकट हुआ और गुलाब, शायद कोई पात्र, अपने पैरों पर खड़ा हो गया। शव पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। जब इसे पुनः जोड़ा गया तो यह एक कंकाल में बदल गया। अब यह सैनिक बन चुका था और वह कुछ विशेष शक्तियां अपना सकता था। आत्मा, जो कभी मूल शरीर का हिस्सा थी, उसमें समा गई। उन्होंने इसे एक बड़ी सफलता माना। यह साधारण स्तर से भी एक कदम ऊपर था। कंकाल महारत एक ऐसी अवस्था थी जिसका अर्थ था कि व्यक्ति अपने कौशल के शिखर पर पहुंच चुका था। कुछ चीजें अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। यह एकमात्र विशेषता थी जो प्रयास से प्राप्त की जा सकती थी। सब कुछ शानदार था क्योंकि एक शक्तिशाली कंकाल मिल गया था। एंड्रियास क्रॉमवेल ने पूछा, क्या यह कंकाल तलवार का मास्टर था? उस आदमी ने जवाब दिया, जीवन भर के अनुभव के कारण यह कंकाल एक कुशल योद्धा होगा। अब इसे एक फलदायी कार्य के बाद अच्छी तरह से बनाए रखना जरूरी था। नायक ने थोड़ा विश्राम करने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि यह अध्ययन के योग्य था। हमारे नायक ने महसूस किया कि विशेष क्षमताएं यहां तक कि बिना किसी समनिंग स्किल के भी विकसित हो सकती है। एंड्रियास क्रॉमवेल ने इसे एक प्रयास करने योग्य चीज माना। उस आदमी ने कंकाल से कहा, बाहर आओ, लेकिन यह बुरा होगा अगर किसी ने तुम्हें देख लिया। हमें इसे कपड़े पहनाने चाहिए। किसी तरह थोड़ी सरलता के साथ हमारे नायक ने कपड़े पहने और बाहर निकला। अब वह किसी इंसान की तरह दिख रहा था, लेकिन पूरी तरह से मानवीय नहीं लग रहा था। धोखा देने के लिए उसने कहा कि वह प्रशिक्षण के दौरान मर गया था, लेकिन अभ्यास जारी रखा। भले ही वह अब मृत था, वह तलवारबाजी का अभ्यास करने की कोशिश कर रहा था। एंड्रियास क्रॉमवेल को भी लगा कि अच्छी बात यह है कि आखिरकार उसे एक उपयोग मिल गया। लड़के ने निकेल मांगा, लेकिन उसे गेंद के बजाय तलवारबाजी सीखने के लिए कहा गया। हमारे हीरो के हाथ में एक छड़ी थी जो शुरुआत के लिए काफी अच्छी थी। कंकाल के साथ वार करने का अभ्यास करने में उसे मदद मिली। ऊपर से नीचे तक एंड्रियास क्रॉमवेल को महसूस हुआ कि उसका शरीर चरमरा रहा था, जैसे पागलों की तरह धक्का मुक्की हो रही हो। फिर भी वह इस बात के लिए आभारी था कि निकेल ने उसे सिखाया कि कैसे शरीर का सही उपयोग किया जाए। लड़के को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वह एक पागल आभा मास्टर द्वारा प्रशिक्षित युवा योद्धा था। उसने सोचा कि अगर वह सब कुछ सही से समझ लेता है, आभा ऑरा को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पाएगा। आभा और मन के बीच स्विच करना, यही दोहरी क्षमता थी जिसे वह हासिल करना चाहता था। वह जादुई तलवारबाज बनने की राह पर था क्योंकि वह अपने हृदय, आभा और मन को एक साथ केंद्रित कर सकता था। हालांकि उसका मार्ग दूसरों की तुलना में कठिन था, लेकिन अगर वह इसे पार कर जाता तो वह और भी शक्तिशाली बन जाता। सम्राट एडमंड जैसा कोई भी, निकोलस, जो साम्राज्य का संस्थापक था। बच्चे को ध्यान केंद्रित करने का संकेत दिया गया और कहा गया, विचलित मत हो, निकेल का एक सच्चा सदस्य बनो। विशेष संगठन लिरिशिया में तुम्हारी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। विशेष बलों के लिए शारीरिक प्रशिक्षण आवश्यक था, लेकिन यह सिर्फ शरीर को मजबूत करने के लिए नहीं था, बल्कि एंड्रियास क्रॉमवेल को एक असली योद्धा बनाने के लिए भी था। आज हमारे नायक ने का अध्ययन छोड़ दिया और खुद को मुक्त महसूस किया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि काले जादू का प्रचलन कितना बढ़ गया है। बेसिक नेक्रोमेंसी जैसे कंकालों को बुलाने की तकनीक पहले से कहीं अधिक तेजी से विकसित हो रही थी। हमारे नायक को उम्मीद थी कि एक स्तर तक पहुंचने के बाद प्रगति धीमी हो जाएगी, और वास्तव में शुरुआती चरण की प्रगति अब धीमी पड़ने लगी थी। एंड्रियास क्रॉमवेल ने सोचा कि यह स्वाभाविक था। कैरेन अब तक क्यों नहीं लौटी? उसने सोचा, जबकि महिला पिशाच अब तक नहीं बदली थी। शायद कुछ ऐसा था जिसे उसे पता न चले। जो भी मामला था, महिला अब भी सो रही थी। उसका पिंजरे का विकास भी तेजी से नहीं हो रहा था, लेकिन प्रक्रिया सफल रही होगी। निकेल ने तलवारबाजी का अभ्यास शुरू किया और स्ट्रोक। एंड्रियास क्रॉमवेल ने सोचा, अगर उसके पास औषधियां होती तो वह उनका उपयोग करता। हालांकि वह अपना खाली समय प्रशिक्षण में बिताने को प्राथमिकता देता था। एंड्रियास क्रॉमवेल जैसा गरीब आदमी इन औषधियों का खर्च वहन नहीं कर सकता था। उसने सोचा, अगर मैं खुद इन्हें बना सकूं तो लागत कम हो जाएगी। लेकिन
यह उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। सही सामग्री जुटाना मुश्किल था और अनुपात समझना भी आसान नहीं था। इसलिए युवक ने कक्षा में शामिल होने का फैसला किया ताकि वह रिक्त स्थान भर सके और अपनी क्षमताओं में सुधार कर सके। इसके अलावा वह अपना ज्ञान भी बढ़ाना चाहता था। नायक की योजना के अनुसार उसे जल्द ही एक व्याख्यान के लिए सभागार में बुलाया गया। छात्रों को आश्चर्य हुआ कि इस आदमी ने ऐसा क्यों किया। क्या वह सिर्फ लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने के लिए पोषण क्लास में आया था? वे सोच रहे थे कि वह लड़कियों के साथ क्या कर रहा था। लेकिन एंड्रियास क्रोमवेल ने खुद को अन्य छात्रों से अलग दिखाने की कोशिश की। वह शांत रहने की कोशिश कर रहा था। कक्षा में शिक्षक ने सबको मौन रहने को कहा और घोषणा की कि तीसरा व्याख्यान शुरू हो रहा है। व्याख्यान प्रोफेसर वी बैंड द्वारा दिया जा रहा था। यह एक मध्यवर्ती पाठ्यक्रम था जिसमें हर्बलिज्म, घटनाएं और उनकी सामग्री शामिल थी। यह उस गेम से बहुत अलग नहीं था जिसका हमारे नायक ने इंतजार किया था। शिक्षक ने अनुपात और विधियों के बारे में चर्चा शुरू की। अब हम आगे बढ़ते हैं, व्याख्याता ने कहा। हम एक ऐसा औषधि तैयार करेंगे जो शरीर को मजबूत बनाएगी। प्रोफेसर वी बैंड ने याद दिलाया कि औषधियां मुख्य रूप से जड़ी बूटियों और पत्तियों पर आधारित होती है। इसके अलावा 3 अन्य तत्व भी आवश्यक थे। हमारे नायक को महसूस हुआ कि व्याख्यान की विषय वस्तु और उसका गेमिंग अनुभव पूरी तरह मेल नहीं खा रहे थे। हालांकि यह एक मध्यवर्ती स्तर का विषय था, फिर भी वह इसे समझने में सक्षम था। प्रोफेसर ने एक औषधि बनाने की विधि सिखाने का निर्णय लिया, लेकिन यह एक ऐसी औषधि थी जिसके कई दुष्प्रभाव थे। क्या यह मजाक है? एंड्रियास क्रोमवेल ने सोचा। उसने अपना हाथ उठाया और युवा प्रोफेसर से एक सवाल पूछा। प्रोफेसर, हम मटरोट जड को पीसकर अर्क में क्यों नहीं मिलाते? प्रोफेसर को यह सवाल सुनकर आश्चर्य हुआ। अगर यह तत्व जोड़ा जाता तो युवक की इतनी इच्छा थी कि वह सीधा रसोई में जाकर सूप बना ले। छात्र हंसने लगे। शिक्षक ने कहा, तुम ग्रीकोची बनाना चाहते हो? संभवतः कोई विशेष व्यंजन या औषधि। शरीर को मजबूत बनाने वाली औषधि तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्रियों की सूची तैयार की गई थी। हमें यह औषधि क्यों बनानी चाहिए? एंड्रियास क्रोमवेल ने सोचा। शायद इस नुस्खे का अभी का आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन सब कुछ सीखने और सहने के बावजूद यह क्लास हमारे नायक के लिए सिर्फ यह जानने का जरिया थी कि उसका ज्ञान क्लास में पढ़ाए जाने वाले ज्ञान से कहीं बेहतर था। अगर मैं खुद प्रशिक्षित हुआ होता तो क्या होता? एंड्रियास क्रोमवेल ने मन ही मन सोचा। उसने खुद औषधि बनाने की कोशिश की, लेकिन अनुभव की कमी के कारण वह असफल रहा। उसके पास गलत प्रक्रिया थी जिससे औषधि सही नहीं बनी। वह सही एकाग्रता भी हासिल नहीं कर सका। भले ही उसे नुस्खा मालूम था, उसे महसूस हुआ कि एक विश्वसनीय निर्माण विधि और सही सामग्री की लागत काफी अधिक थी। यह तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा महंगा पड़ रहा है। कुछ ही समय में दिवालिया होने की नौबत आ सकती थी। एंड्रियास क्रोमवेल ने सोचा कि मुझे मदद मांगनी चाहिए, लेकिन आखिर कौन मेरी मदद करेगा? क्या उसके जैसे किसी साथी में इतनी हिम्मत होगी कि वह उसकी सहायता करे? तभी एक छात्र कमरे में दाखिल हुआ और कहा, मैं एंड्रियास क्रोमवेल से मिलने आया हूं। उसने देखा कि मां को तोकाने शिरो चिंतित था। क्या एक खेलने योगी कैरेक्टर यहां रहने के लिए आया है? क्या वह लूसिया एवरलास्ट थी, जिसे औषधि बनाने में जबरदस्त प्रतिभा थी? हालांकि उसे इतना करीब नहीं आना चाहिए था। एंड्रियास क्रोमवेल ने सोचा, तो ये लड़की यहां क्या कर रही है? लड़की ने कहा, एंड्रियास क्रोमवेल, तुम पहले भी कई बार गड़बड़ कर चुके हो। कमरे में धुएं की भयानक बदबू फैली हुई थी। लड़के ने सोचा, बेहतर होगा कि मैं इस लड़की को नजरअंदाज कर दूं। शायद वह बाद में खुद ही चली जाएगी। लूसिया ने पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? लड़के ने जवाब दिया कि वह खुद भी सही कारण नहीं जानता था। उसने महसूस किया कि वह बिना किसी ठोस वजह के कक्षा में आया था और अब समस्या उसके सामने खड़ी थी। लूसिया ने कहा, तुम सच में बहुत जिद्दी हो। उसने देखा कि एंड्रियास क्रोमवेल वह व्यक्ति नहीं था जो खुद पहल करता। इसके बावजूद लूसिया एवरलास्ट ने उसे शिक्षा लर्निंग की पेशकश की। उसने सुझाव दिया कि यह एक अच्छा विचार हो सकता है। लड़के को इसमें कोई नुकसान नहीं दिखा, इसलिए उसने मना नहीं किया। एंड्रियास ने पूछा, तुम वास्तव में चाहती क्या हो? लूसिया थोड़ी चौंकी और कहा, क्या यह अजीब है कि मैं एक शोध सहयोगी की तलाश में हूं। उसने कहा कि वह उसकी प्रतिभा को सराहती है और मानती है कि उसके पास कुछ खास है, अद्भुत चीजें बनाने की क्षमता। एक ऐसी औषधि जिसकी दुनिया को अभी भी जरूरत है, लूसिया ने आगे कहा। युवा लड़के ने खुद ही औषधि बनाने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहा था। लूसिया औषधि निर्माण में निपुण थी, लेकिन यह उसकी जन्मजात प्रतिभा नहीं थी, बल्कि यह उस बीमारी की वजह से था जो उसे बचपन में हुई थी। यह इतनी जटिल बीमारी थी कि प्रसिद्ध डॉक्टर और फार्मासिस्ट भी उसका इलाज नहीं कर सके। इसलिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था और उसने खुद से ही औषधि बनाना सीख लिया। यह सब मैंने खुद सीखा क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था। यह बीमारी सिस्टम के कारण कहीं से भी आई थी, लेकिन जब तक वह इस खेल गेम से बाहर नहीं निकलती, तब तक एंड्रियास क्रोमवेल के पास इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। लड़के ने सोचा, मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे यह लड़की मिली।
सिकेमे की खिड़की से बाहर देखते हुए उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा अभी शुरू हुई थी। लूसिया एक असारत थी, लेकिन आखिरी बात जो वह चाहती थी वह थी अपने काले जादूगर के रूप में पहचान उजागर करना। एंड्रियस क्रॉमवेल ने सोचा कि शायद लड़की ने उसकी बात सुन ली थी जो उसने कक्षा में कही थी और इसलिए वह उससे मिलने आई थी। लेकिन क्यों? लूसिया आश्चर्य में थी। यह लड़का मुझसे इतनी चिढ़ क्यों रखता है? उसके चेहरे पर आई अभिव्यक्ति को देखकर हमारे नायक ने सोचा कि अगर उसने लड़की से संपर्क किया लेकिन कुछ गलत हो गया तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। एंड्रियस क्रोमवेल ने साक्षात्कारकर्ता की तरह कहा, अगर तुम्हें इसमें रुचि नहीं है तो तुम जा सकती हो। लूसिया ने जवाब दिया, लेकिन तभी एंड्रियस ने पेई मशरूम का नाम लिया, एक ऐसा घटक जिसे औषधि में जोड़ा जाता। कक्षा में अचानक सन्नाटा छा गया। क्या यह सच है? लड़के ने सोचा। क्या यह वही मुख्य घटक है जिसे केवल मुझे ही पता होना चाहिए? लूसिया ने उसे पूछा, क्या तुम इसे अभी औषधि में जोड़ दोगे? नहीं, एंड्रियस ने सिर हिलाया। यह एक औषधि है, इसे सही तरीके से बनाना जरूरी है। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो इसे महसूस कर सकते हो। एंड्रियस ने स्वीकार किया कि लड़की मदद कर सकती है, लेकिन उसे शक था। वह ऐसा क्यों सोच रही है? शायद इसलिए कि वह अमीर है? क्या वह चाहती है कि मैं तुरंत यहां से चला जाऊं? लूसिया ने कहा, मैं तुम्हें कुछ दे रही हूं, इस बारे में सोचने का समय आ गया है। उसे उम्मीद थी कि एंड्रियस जल्द ही अपना मन बदल लेगा, लेकिन लड़के को किसी भी चीज से विचलित होना एक जोखिम भरा खेल लगा। अभी भी कई महान कलाएं सीखनी बाकी थीं। कंकाल के साथ तलवारबाजी। युवक ने आगे कहा, अगर मैं चाहूं तो अनुपात खुद से निकाल सकता हूं, लेकिन समस्या यह थी कि पहले पैसे का इंतजाम करना होगा। पैसा कमाने का तरीका। एंड्रियस क्रोमवेल की योजना। एंड्रियस क्रोमवेल ने सोचा, क्या ऐसा कुछ है जिसका मैं उपयोग कर सकूं? उसकी छड़ी की स्ट्रोक्स अब पहले से बेहतर हो रही थी। हर बार जब कंकाल ने उसे देखा तो उसमें सुधार होता गया। क्या कंकाल मुझे देख सकता है? जब भी वह अशांत डिस्टर्ब होता तो कंकाल को इसका पता चल जाता। हमें इस पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए। इस बिंदु पर प्रशिक्षण ट्रेनिंग के बाद उसके दिमाग में बस एक ही बात आई, अपनी बहन से पूछूं कि क्या वह पैसे भेज सकती है। उसने एक पत्र लिखा जिसमें उसकी बहन ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें याद करती हूं। लेकिन एंड्रियस ने सोचा, यह सही रास्ता नहीं है। मुझे खुद पैसे कमाने होंगे। एक लड़की की नजर में एक लड़की ने उसे देखा और सोचा, क्या यह एंड्रियस क्रोमवेल है? एंड्रियस ने हाथ में एक किताब ली और फैसला किया, चाहे कुछ भी हो, मुझे इस लड़की की सोच बदलनी होगी। भले ही मैं अपने सड़े गले स्वभाव पूरी तरह न बदल पाऊं, लेकिन मुझे बदलना ही होगा। डायना एल्विन, एक प्रतिभाशाली जादूगरनी। डायना एल्विन, एक प्रतिभाशाली युवा मालकिन। एल्विन परिवार की जादूगरनी। यह एक और चरित्र था जो एंड्रियस को आसानी से नष्ट कर सकता था। अकादमी क्रोमवेल और एल्विन परिवारों के युवा पुरुष। जब वे बच्चे थे तो उनके रिश्ते अच्छे थे, लेकिन भारी कर्ज डेट के कारण क्रोमवेल परिवार की स्थिति अजीब बन गई। एंड्रियस क्रोमवेल ने कई बुरे काम किए थे। उसके बाद से चीजें खराब हो गई। अब वह निश्चित रूप से मेरे खून का प्यासा होगा। क्या वह डायना से बात करेगा? अगर मैंने उसे बात करने का फैसला किया तो क्या यह सही होगा? फिर उसने सोचा, अपनी बहन से पैसे मांगना ही अभी सबसे अच्छा उपाय है। राजधानी रोडिन की ओर। रोडिन में उस आदमी ने पाया वह स्थान जहां उसे होना चाहिए था, किसेमिक। एंड्रियस और उसकी बहन एमी, एक भावनात्मक मुलाकात। एंड्रियस ने जब लड़की एमी को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। आखिरकार मैं उससे मिल गया। उसने पहले बहुत सारे पत्र भेजे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। क्या कुछ हुआ था? एंड्रियस ने माफी मांगी। हालांकि वह ऊंची साख वाली महिला थी। परिवार ने लड़की से कहा, यह उसके जैसा नहीं है। भाई की माफी, कुछ असामान्य। भाई ने पहले कभी माफी नहीं मांगी थी, लेकिन इस मामले में यह उसकी गलती नहीं थी। एमी क्रेंड्रियस की छोटी बहन, वह यह देखकर हैरान रह गई कि उसके भाई का चेहरा इतना गंभीर क्यों था। एमी ने अनुमान लगाया कि भाई को फिर से पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने पहले से कुछ तैयार कर रखा था। उसने एक लिफाफा निकाला और एंड्रियस की ओर बढ़ा दिया। एंड्रियस ने धन्यवाद दिया और कहा, मैं यह पैसा जरूर लौटा दूंगा। परिवार की अंगूठी का रहस्य। एमी ने अचानक पूछा, भाई तुम्हारी अंगूठी कहां है? एंड्रियस थोड़ा रुका, फिर जवाब दिया, मैं उसे अपने पास से दूर रखना चाहता था ताकि उसे खो न दूं। एमी को संदेह हुआ, क्या वह सच बोल रहा है? उसने उसे गंभीर नजरों से देखा और फिर कहा, उम्मीद है कि तुम अपनी चीजों का ख्याल रख रहे हो। लेकिन एंड्रियस अपनी बहन को सच नहीं बता सका। लड़की ने गहराई से उसकी आंखों में देखा और पूछा, क्या तुम सच में ऐसा कर रहे हो? एंड्रियस खामोश रहा। उसकी आंखों की चुप्पी ने एमी को जवाब दे दिया। एमी का अंतिम निर्णय। एमी ने उसे जाने को कहा, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती भाई। फिर वह पीछे मुड़ी और आगे बढ़ गई। जब वह बाहर निकल रही थी तो उसने पीछे मुड़कर कहा, अब मत आना और पैसे वापस मत करना।